दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ मिलकर सैमसंग के सबसे बड़े प्लांट का किया उद्घाटन। Just outside the Samsung manufacturing hub here. Apple's stellar run as the top smartphone maker has been eclipsed by Samsung's rising Galaxy. डू इट फास्ट, डू इट राइट जिस कंपनी की कल्चर के अंदर बसा हुआ है, एक वो कंपनी जो कभी एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, ग्रोसरी का सामान बेचती थी, आज भी दुनिया के सबसे बड़े टेक जाइंट्स में से एक है। हम में से बहुत सारे लोग इस कंपनी के मोबाइल आज इस्तेमाल करते हैं। रेजिलियंस जिस कंपनी का दूसरा नाम है। जी हाँ, हम बात करें सैमसंग की। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, इसके इतिहास से शुरुआत करते हैं। साल है 1910, जगह है उयोंग काउंटी, कोरिया। यहाँ पे एक बहुत अमीर लैंड ओनिंग फैमिली होती है, एक जमींदार होता है बहुत अमीर, जिसके यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नाम होता है ली। ये बच्चा शुरू से ही बहुत एम्बिशियस होता है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। उस टाइम कोरिया के हालात बहुत अच्छे नहीं होते। कोरिया युद्ध में गिरा होता है, इकोनॉमिक टर्मोइल से डील कर रहा होता है। उसका भी बहुत गहरा इम्पैक्ट इस बच्चे के ऊपर पड़ता है। ये बच्चा जापान जाता है अपनी स्टडीज के लिए, और जब वापस लौटता है तो इसके अंदर एक मिशन होता है, एक ड्राइव होती है कोरिया के लिए कुछ करने। साल होता है 1938। ली एक कंपनी रजिस्टर करता है, उस कंपनी का नाम होता है सैमसंग, और जगह जहां पे कंपनी रजिस्टर होती है उसका नाम होता है टेगू, कोरिया। कैपिटल बड़ी मॉडेस्ट होती है, लेकिन विजन बड़ा क्लियर होता है कि नीड टू डू समथिंग वेरी बिग फॉर द कोरिया। इनिशियली आप विश्वास नहीं करेंगे, सैमसंग ने जब ये कंपनी रजिस्टर हुई थी तो इसने डील किया था ग्रोसरी के अंदर, सूखी मछली ड्राइड फिश के अंदर और नूडल्स के अंदर। ली का जो इनिशियल मोटिवेशन था वो प्रॉफिट कमाना नहीं था, वो कोरिया के लिए कुछ अच्छा करना था। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, जब आपका विजन और आपका एम बहुत ऊपर होता है तो नेचर की फोर्सेस आपको हेल्प करती है, आपको डायरेक्ट करती है। ली के केस में एग्जैक्टली यही चीज हुई। इसी सेंस ऑफ पर्पस में ली को ड्राइव किया था इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट की तरफ, और धीरे धीरे किसी को पता ही नहीं चला कि सैमसंग की कल्चर का पार्ट बन गया डाइवर्सिफिकेशन प्लस टू मूव टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। अब आता है 1940 का दौर। लेट 1940 के अंदर ली कोरिया की कैपिटल के अंदर आते हैं, सियोल के अंदर। उनको लगता है सियोल कैपिटल है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का सैमसंग को बहुत फायदा मिले। बट हुआ इसका उल्टा, कोरियन वॉर छिड़ गया और ली को अपना सैमसंग का जो हेड ऑफिस था, जो कैंपस था, वो शिफ्ट करना पड़ा रातों रात सियोल से बुसान। अब जब बुसान आए तो ली के पास दो चॉइसेस थी, या तो वही स्टेगनेंट हो जाए, रुक जाए, धीरे धीरे हालात ठीक होने का इंतजार करे, या फिर पिवट करे और कुछ करे कोरियन इकोनॉमी की। अब आता है 1950 का दौर। कोरियन युद्ध खत्म हो चुका था। ये वो दौर था जब कोरिया अपने आप को बना रहा था। जब भी कोई देश अपने आप को बनाता है तो सबसे पहली जरूरत होती है फूड की। सैमसंग ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और ली उसके अंदर घुस गए। यहां पे सबसे पहले ली ने स्टार्ट करी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और बाद में ये कोरिया की कुछ सबसे बड़ी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से। आप खुद देखिए, यहां से सैमसंग डाइवर्सिफाई होना शुरू हो चुका था। जब शुरू हुए थे तो ये ग्रोसरी के अंदर थे, और अब ये शुगर रिफाइनरी के अंदर चले गए थे। ये डाइवर्सिफिकेशन आज तक सैमसंग के अंदर। 1954 में ली ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अपना हाथ आजमाया और एक कंपनी एस्टेब्लिश करी, जो बाद में कोरिया की सबसे बड़ी वूल टेक्सटाइल कंपनी बनी। इस कंपनी का नाम था चेन मोजे। 1950 खत्म होते होते तक सैमसंग कई इंडस्ट्रीज के अंदर जा चुका था, रिटेल के अंदर जा चुका था, फाइनेंस के अंदर जा चुका था, इंश्योरेंस के अंदर जा चुका था। सैमसंग बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर चुका था, एक ग्राउंड सेट हो चुका था, जिससे कि सैमसंग को अब यहां से एक बहुत ऊंची उड़ान लेनी थी। सैमसंग की अभी तक की सक्सेस के अंदर 3 मेजर चीजों का रोल रहा था। नंबर 1, इनोवेटिव लीडरशिप। इनोवेटिव लीडरशिप में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ली ने एस्टेब्लिश करी थी तो उसके अंदर उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन करी थी। जब हम वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसका मतलब रॉ मटेरियल से प्रोसेस गुड एक ही छत के नीचे प्रोसेस हो रहा था। इससे कॉस्ट बहुत कम आई और सैमसंग को ग्रो करने में बहुत आसानी हुई। नंबर 2, गवर्नमेंट पॉलिसी। उस टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज लोकल कंपनीज के लिए बहुत फेवरेबल थी, फॉरेन कंपटीशन बहुत कम था, एक तरीके से मोनोपोली का माहौल मिला था। नंबर 3, कल्चरल इंपैक्ट। कल्चरल इंपैक्ट क्यों? क्योंकि कोरिया के लोग बहुत नेशनलिस्ट लोग होते हैं और सैमसंग के प्रोडक्ट को बहुत प्राइड के साथ इस्तेमाल करते थे, तो इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था सैमसंग की डोमिनेंस प्लस ली का रिलेंटलेस एटीट्यूड। स्टेज सेट थी अगली बड़ी चीज के लिए, फॉर नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आता है 1960 का दौर। 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाई ली ने, और सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाए। अब सैमसंग को कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइडिया नहीं था, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं था।
तो यहाँ पे उनको एक रिलायबल टेक्नोलॉजी का पार्टनर चाहिए था और यहाँ पे पार्टनर निकल के सामने आया सैमसंग। इस कंपनी के साथ टाई अप करा गया और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोरिया के अंदर बनाए गए। ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रास्ता था ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। जो इनिशियल ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के लॉट थे उनके अंदर कुछ क्वालिटीज इश्यूज थे। लोग नो डाउट सैमसंग को की बहुत इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, बट वो क्वालिटीज बहुत अनॉय कर रही थी लोगों को। इसके बाद जो ली ने किया वो टू डिस्प्ले था करेक्टर। ली के पास गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट था, लोगों का अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट था। वो चाहते तो बैक सीट पे बैठ सकते थे, तसल्ली से धीरे धीरे काम कर सकते थे, बट ये उनके कैरेक्टर के अंदर नहीं था। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, एक क्वालिटी टीम बनाई, एक क्वालिटी अलग डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया। हर टीवी बेहद डिटेल के साथ स्कैन होकर बाहर जाने लगा। हर एक कंपोनेंट जो स्टील के अंदर इस्तेमाल होता था उसकी क्वालिटी चेकिंग शुरू करी। ली ने अपनी टीम को यूरोप और यूएस भेजा क्वालिटी की स्टडीज करने के लिए। बहुत डिटेल चेकलिस्ट बनाई गई। यहां से बहुत हाई क्वालिटी चीजें जो है वो सैमसंग के अंदर, ये क्वालिटी चेकिंग जो है वो सैमसंग की कल्चर के अंदर इंटीग्रेट हो चुकी थी। नाउ सैमसंग ने क्वालिटी सॉर्ट आउट कर ली थी। अब सैमसंग अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, कलर टेलीविजन बनाने लगे, एलईडीज बनाने लगे, रेफ्रिजरेटर बनाने लगे, एयर कंडीशन बनाने लगे, माइक्रोवेव बनाने लगे। ये बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर ये गए एंड दे आर सुपर सक्सेसफुल। अब आता है 1970 का दौर। आप देखिए ली ने लगातार बहुत गस्टी और बहुत बोल्ड मूव लिए थे। ये मूव हम आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के अंदर नहीं देखते, बट इन्होंने उस टाइम इतने बड़े मूव लिए। 1970 में एक कंपनी थी जो कि ठीक ठाक काम कर रही थी और थोड़ा थोड़ा सेमीकंडक्टर में काम कर रही थी। उस कंपनी का नाम था कोरिया सेमीकंडक्टर। इस कंपनी को एक्वायर किया सैमसंग ने और सैमसंग ने एक मेजर मनी पुश किया सेमीकंडक्टर के अंदर। यस, गवर्नमेंट का सपोर्ट था, बट ये डिसीजन ली का था। इस डिसीजन से खाली सैमसंग का ही नहीं, पूरे कोरिया का फॉर्च्यून चेंज होने वाला था। ये इतना बड़ा मूव था। 1980 आते आते तक सैमसंग 100% इन हाउस डायनेमिक मेमोरी और DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी तक इन हाउस बनाने लगा। और इस टाइम तक सिंस सेमीकंडक्टर भी सैमसंग खुद बना रहा था और उसने अपनी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स थी उसके क्वालिटी इश्यूज भी सॉर्ट आउट कर दिए थे। तो अब सैमसंग कोरिया में बना हुआ सामान यूरोप, यूएस और बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा था। यहां पे सैमसंग एस्टेब्लिश हो चुका था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक जायंट की तरह। अब आता है 1980 का दौर। 1988 में सैमसंग अपना पहला मोबाइल लॉन्च करता है जिसका नाम होता है SH100। ये मोबाइल बहुत मेहनत के साथ सैमसंग ने तैयार किया होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मोबाइल के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बहुत बल्कि होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, सिग्नल्स के इशू होते हैं इसके अंदर। उस टाइम जो के मेजर कॉम्पिटिटर होते हैं वो होते हैं नोकिया एंड मोटोरोला। मोटोरोला और नोकिया बहुत आगे होता है कंपटीशन, बहुत स्लिम, बहुत ट्रेंडी और बहुत अच्छे मोबाइल उस टाइम लॉन्च कर रहे होते हैं। मोटोरोला एंड नोकिया के मोबाइल को कोरिया के अंदर भी बहुत कूल माना जाता था। कल्चरल शिफ्ट हो रहा था कोरिया के अंदर और मार्केट इतनी ज्यादा शिफ्ट हो चुकी थी कि सैमसंग के मोबाइल्स को लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि यार एक कोरियन कंपनी है, मोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छे बनाती है, मोबाइल में ट्राई कर रही है, असेंबल कर रही होगी, ठीक है, आई लेट्स सी। देखें अब मार्केट के साथ, सैमसंग के साथ मार्केट में तो इशू चल ही रहा था, लेकिन सैमसंग की इंटरनल टीम्स में इशू चल रहा था। सैमसंग का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिजाइन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये आपस में लड़ रहे थे। ये एक दूसरे के साथ सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि नया प्रोडक्ट बनाने में बहुत इश्यूज हो रहे थे और नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने में बहुत टाइम लग रहा था। अब आता है 1990 का दौर। 1993 में ली के जो बेटे होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, उनको हम कहेंगे जूनियर ली। जूनियर ली की तरह ही बहुत एम्बिशियस होते हैं और क्वालिटी के साथ बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल एटीट्यूड होता है। ये ली से भी 2 कदम आगे होते हैं इस मामले के। जूनियर ली डिसाइड करते हैं कि हमें सैमसंग को पुश करना पड़ेगा उस हद तक जहां तक सैमसंग अपने आप को पूरी तरह बदल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मार्केट में सीरियसली नहीं ले रहे हैं और सैमसंग का जो परसेप्शन होता है वो मार्केट में चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी भी बिजनेस के लिए मार्केट में परसेप्शन चेंज करना बेहद मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं हो। ये जो जूनियर थे ये इतने ज्यादा हेल्प बेंट थे सैमसंग को चेंज करने के लिए कि एक मीटिंग के अंदर इन्होंने सैमसंग के एम्प्लॉइज को ये बोला था कि सैमसंग के अंदर हम सारी चीजें बदल के रख देंगे एक्सेप्ट योर वाइफ एंड योर किड्स। 1995 के आते आते तक सैमसंग जो नए नए मॉडल्स ला रहा था वो कहीं ना कहीं डिजाइन के मामले में तो मार्केट से मैच कर पा रहे थे, लेकिन उनके अंदर डिफेक्ट रेट बहुत ज्यादा हाई था। ऐसा नहीं एक मॉडल था जिसके अंदर डिफेक्ट रेट 11.8% तक चला गया था। इसका मतलब हर 100 में से तकरीबन 12 डिवाइसेस के अंदर डिफेक्ट था।
अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं या फिर मास मार्केट की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफेक्ट है। ली को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई सिग्नेचर स्टेटमेंट देने के लिए। उसने सैमसंग के डिजाइन टीम को, मैनेजर्स को, जो फ्लोर पे काम कर रहे थे वर्कर्स, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया वाम की फैक्ट्री के अंदर, और इस मोबाइल के 1.5 लाख यूनिट उनके सबके सामने जला डाले। इस मूव का एक बड़ा ही गहरा इंपैक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर एंड नंबर 2 सैमसंग के एम्प्लॉइज के ऊपर। ऑल ऑफ सडन नोटिस करा गया कि उनकी डिजाइन टीम, मार्केटिंग टीम अपने आप सेम पेज पे आने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सैमसंग की उन्हीं सारी टीम्स ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम रखा एनीकॉन। ये प्रोडक्ट इतना ह्यूजली सक्सेसफुल था कि इसने सैमसंग का फॉर्च्यून चेंज करके रखा। एनीकॉन के लॉन्च होने के बाद सैमसंग को रिस्पेक्ट के साथ देखा जाने लगा था, उसको एक रिप्यूटेबल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर की तरह देखा जाने लगा था। लेट 1990 के आते आते तक सैमसंग एक रिस्पेक्टेबल मैन्युफैक्चरर बन चुका था, और सैमसंग की वो कंपनी थी जिसने दुनिया का पहला मोबाइल लॉन्च किया जिसके अंदर MP3 प्लेयर इनबिल्ट था। 2002 के अंदर सैमसंग ने फ्लिप फोन लॉन्च करे। 2009 में सैमसंग ने एक गेम चेंजर सीरीज लाया जिसको हम आज भी जानते हैं गैलेक्सी सीरीज के नाम से। गैलेक्सी सीरीज के अंदर एक बड़ा ही स्मूथ सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस था, वर्ल्ड क्लास हार्डवेयर थे, हर चीज बहुत स्मूथ तरीके से इंटीग्रेट करेगी। ये वही सैमसंग था जो कोरिया के अंदर भी स्ट्रगल कर रहा था, और आज के दौर में सैमसंग एप्पल के डोमिनेंस को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। सैमसंग लिटरली मींस रिजिलियंस। ये कहानी उस कंपनी की है जो कभी नहीं रुकी और आज भी वो हर रोज इनोवेशन करती ही जा रही है। सैमसंग मेरे हिसाब से एक कंपनी का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट का नाम है। ये एक पाली पाली कल्चर का जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप रुकते नहीं हैं, अगर आप टाइम बर्बाद नहीं करते, तो आप कहां तक पहुंच सकते। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।